हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये क्लास ईवीएस की है, यानी पर्यावरण अध्ययन की। और ये क्लास सीटेट 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं ईवीएस में, उसका नाम है हरित गृह प्रभाव। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हरित गृह प्रभाव काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सीटेट 2022 में जो है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें जो डिस्कशन करेंगे वो है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग का। तो देखिए, वायुमंडल में मानव जनित CO2 के आवरण प्रभाव के कारण, है ना, वायुमंडल में मानव जनित CO2 के आवरण प्रभाव के कारण प्रतिदिन इस तरह की प्रगामी तापमान को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो मतलब कि कुल मिलाकर के ये समझो कि वायुमंडल में जो मानव के कारण CO2, ठीक है, CO2 का जो आवरण है, मतलब कवर है, बढ़ता जा रहा है, उसके कारण प्रतिदिन इस तरह के जो प्रगामी तापमान है, मतलब रोज़ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ठीक है, प्रतिदिन इस तरह की प्रगामी तापमान को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। और हरित गृह प्रभाव, ठीक है, हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो हरित गृह प्रभाव क्या होता है कि मानव जनित CO2 के आवरण प्रभाव के कारण प्रतिदिन जो है तापमान बढ़ रहा है, उसको हरित गृह प्रभाव कहते हैं। और हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, औसत तापमान है, उसमें वृद्धि हो रही है। शब्द ध्यान रखिए, औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जो हरित गृह प्रभाव है उसकी वजह से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। ठीक है, अब ये जो हरित गृह प्रभाव है, औद्योगिकरण, परिवहन के कारण हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों में सबसे ज़्यादा CO2, है ना, जिम्मेदार है। फिर मीथेन है, फिर जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और फिर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य हैं। तो इन गैसों के नाम ध्यान रखिएगा। पूछ सकते हैं कि हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों में कौन कौन सी हैं। तो CO2 ध्यान होना चाहिए, मीथेन ध्यान होना चाहिए, जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट गैसें हैं। फिर आगे देखिए, ये गैसें पृथ्वी से बाहर जाने वाली दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं। तो जो तरंगे होती हैं ना, मतलब कि जो रात में जब तरंगे बाहर जाने की कोशिश करती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये क्या होता है कि बाहर फंस जाती हैं वायुमंडल में। इस वजह से टेम्परेचर जो है कम नहीं हो पाता। ठीक है, इसमें सर्वाधिक CO2 का होता है, सर्वाधिक योगदान जो होता है CO2 का होता है, सर्वाधिक योगदान CO2 का होता है। वायुमंडल में CO2 का विमोचन जीवाश्म ईंधन के दहन, विद्युत उत्पादन केंद्रों, उद्योगों, खनिज तेल के दहन के कारण, चिमनियों से, घरेलू उपयोग में लकड़ियों के दहन से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो CO2 है, CO2 आती कहाँ से है? ठीक है, CO2 आती कहाँ से है? तो CO2 जो है जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल हो गया। ठीक है, गाड़ियों में पेट्रोल पड़ रहा है, डीजल पड़ रहा है, उससे जो धुआं निकल रहा है। फिर दूसरा है विद्युत उत्पादन केंद्र में, जहाँ बिजली बनती है। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। उद्योग धंधों में खनिज तेल के दहन के कारण, चिमनियों से, ठीक है, जो खनिज तेल होते हैं उनका दहन होता है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर इंजन लगे हुए हैं इस तरह के, जिनसे जिनमें खनिज तेल डाला जाता है, और उसके कारण जो धुआं निकलता है वो CO2 को बढ़ाने का काम करता है। और आखिरी चीज़ है, घरेलू उपयोग के लिए जो लकड़ियाँ होती हैं, जो देखा होगा लकड़ियों पे चूल्हे जलते हैं गाँव में, या लकड़ियाँ किसी भी प्रकार से जलाई जाती हैं, इस वजह से CO2 का जो होता है वो एमिशन होता है, मतलब CO2 निकलती है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया हुआ है कि सन 1750 के उपरांत CO2 की मात्रा 30% बढ़ी है, जिसमें 65% हरित गृह प्रभाव उत्पन्न हुआ है। ठीक है, 30% मात्रा बढ़ी है CO2 की, जिससे जो हरित गृह प्रभाव है वो 65% बढ़ा है। और यहाँ पर फिर दिया है कि यहाँ पे 1965 कर लेना। ठीक है, 1990 नहीं, 1965 कर लेना। ठीक है, 1965, ध्यान दीजिए, ये जो 1990 लिखा है ना, यहाँ 1965 कर लीजिए। ठीक है, 1965 में वातावरण में, 1965 में वातावरण में, एक सेकेंड, CO2 की मात्रा जो है वो 320 ppm थी। ठीक है, 1965 में वातावरण में CO2 की मात्रा 320 ppm थी, ये ppm। ठीक है, जो बढ़कर 1990 में 360 ppm हो गई, ये ppm है। ठीक है, ppm,
ppm हो गई। वर्तमान समय में वायुमंडल में CO2 की सांद्रता लगभग 380 ppm है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में CO2 की मात्रा, CO2 की सांद्रता, CO2 की सांद्रता, ठीक है, CO2 की सांद्रता लगभग कितनी है, तो 380 ppm। इस पे आप जो है टिक लगाएंगे अगर पूछा जाए कि वर्तमान में जो है CO2 की सांद्रता कितनी है, तो 380 ppm। ठीक है, जो कि विगत दशक की अपेक्षा 5% अधिक है। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि 2050 तक वातावरण में CO2 की मात्रा दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के CO2 की मात्रा जो है लगातार वो बढ़ रही है और वैज्ञानिकों का मानना है कि 2050 तक CO2 वातावरण में CO2 की जो मात्रा है वो डबल हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। देखिए, CO2 वातावरण का एक प्राकृतिक घटक है। ठीक है, CO2 जो है वो वातावरण का एक प्राकृतिक घटक है जिसका वातावरण में अधिक सांद्रण होने से जलवायु परिवर्तन होता है। देखो, CO2 खराब नहीं है, कुल मिलाकर के ये समझो कि CO2 खराब नहीं है, CO2 की बढ़ी हुई मात्रा खराब है। ठीक है, CO2 खराब नहीं है, CO2 हमारे पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, लेकिन CO2 की बढ़ी हुई मात्रा खराब है। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना खराब नहीं है, लेकिन अगर खाना ज़्यादा खा लें तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, कोई चीज़ ज़्यादा, जैसे दूध ज़्यादा पी लिया तो वो ख़राब हो गया, कोई भी चीज़ ज़्यादा खा ली तो वो ख़राब हो गया, तो ख़राब हो जाएगी शरीर के लिए। तो उसी तरह CO2 नहीं ख़राब है, CO2 पर्यावरण के लिए बिल्कुल नहीं ख़राब है, लेकिन CO2 की बढ़ी हुई मात्रा, जो एक्स्ट्रा CO2 है, वो ख़राब हो जाता है। एक्स्ट्रा CO2 कहाँ से आता है, अभी बताया ऊपर, है ना, जैसे कि ये ऊपर चिमनियों से धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, ठीक है, लकड़ियों से धुआं निकल रहा है, ये जो है CO2 की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण का एक प्राकृतिक घटक है जिसका वातावरण में अधिक सांद्रण होने से जलवायु परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा अगर CO2 बढ़ेगी तो फिर क्लाइमेट चेंज होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के दौरान वातावरण में विश्वव्यापी परिवर्तन हो जाएगा। मतलब कि वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के दौरान, अगर जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन के दौरान तापमान में विश्वव्यापी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और फिर परिवर्तन हो तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा, वर्षा और मृदा में नमी की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, वर्षा और मृदा में नमी की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे कृषि पर क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो मानव के लिए खाद्य समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और खाद्य समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो भुखमरी जैसी समस्याएं बढ़ने लगेंगी कुछ देशों में। जो गरीब देश हैं, सबसे पहले तो वही प्रभावित होंगे। ठीक है, सूखे की बारंबारता बढ़ेगी। ठीक है, सूखा बार बार आएगा जिससे जैव विविधता में कमी आएगी। सूखा बार बार आने से जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनमें क्या होगा, कमी हो जाएगी, वो मरना जो है बहुत तेज़ी से मरने लगेंगे, है ना। एक अनुमान के अनुसार हरित गृह प्रभाव से तापमान में वृद्धि परिणाम स्वरूप सागर तल में 2050 तक 1 मीटर की वृद्धि कर देगी। मतलब जो सागर का लेवल है, मतलब जो समंदर का लेवल है, वो 1 मीटर ऊपर आ जाएगा। अब जब सागर का लेवल ऊपर हो जाएगा तो जो अड़ोस पड़ोस वाले समुद्र के किनारे वाले देश हैं वो डूबना चालू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अफ्रीका के बगल में मेडागास्कर, ठीक है, अपने इधर दक्षिण में श्रीलंका वाला रीजन है, ठीक है, मालदीव है ना, ये छोटे छोटे जो देश हैं ये भी डूबने लगेंगे। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, मिस्र जैसे भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों का 1.5% कृषि क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1.5% कृषि क्षेत्र नष्ट हो जाएगा कहाँ, मिस्र भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र का। ठीक है, और जो जैसे इंडिया का रीजन देखोगे ना, इंडिया वाला जैसे मैप देख रहे हो ये, ठीक है, जैसे इंडिया का भाग है, तो ये किनारे वाले जो केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनके कुछ कुछ भाग डूब भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये समुद्र से लगे हुए हैं, और जब समुद्र से लगे हुए इलाके डूबना चालू होंगे तो कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो बीच में आएगी। ठीक है, बीच में आएगी, क्योंकि बीच में अभी पानी नहीं आया, और बीच में बता रहे हैं कि वर्षा और मृदा में नमी के कारण जो है खाद्यान्न का समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और यहाँ पर तो स्थितियाँ पहले से ही गड़बड़ हुई हैं। ठीक है, तो मानव के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है अगर इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो। ठीक है, हरित गृह गैसों के कारण ओजोन परत में क्षरण होगा। तो हरित गृह गैसें जो हैं उसके कारण ओजोन की जो लेयर है उसमें क्षरण होगा, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि होगी। नवीन वर्षों में वैज्ञानिकों ने एक नवीन हरित गृह की खोज की है जिसे ट्रायोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इसका नाम ध्यान रखना, ठीक है, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ट्रायोफ्लोरोकार्बन। ये ट्रायोफ्लोरोकार्बन
कार्बन, मतलब कि वैज्ञानिकों ने एक नवीन हरित ग्रह की खोज की, इसे ट्रायोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षाकृत 90 वर्षों तक अनवरत किरणों का अवशोषण करने की लगभग 2000 गुना अधिक क्षमता रखती है। ठीक है, तो इसका नाम बस ध्यान रखना। ठीक है, ट्रायोफ्लोरोकार्बन। तो ये था जो हरित गृह प्रभाव का टॉपिक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में नहीं आता, मैं बता दूँ, सीटेट में ही नहीं आता यहाँ से क्वेश्चन, या तो सीटेट में तो आएगा ही। देखिए ज़रा, सीटेट में तो आएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ आएगा? सीटेट में आएगा, यूपी टेट में आएगा, ठीक है, यूपी पीसीएस में आएगा। ठीक है, और जितने भी एग्ज़ाम्स में अगर पर्यावरण दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें पर्यावरण दिया हुआ है, तो उसमें अगर आपके सिलेबस में पर्यावरण शब्द लिखा है तो जो है हरित गृह प्रभाव या जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।